सबसे पहले तो वेलकम बैक आपको। और आपको पता है कि आपने जो पिछली क्लास है, कल की क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन और पाइथन की बेसिक्स देखी थी। मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था थोरेटिकली क्या होता है। और साथ हमने जो वो पाइथन की बेसिक्स जो है वो अच्छे से की थी। जितनी पाइथन हम इस कोर्स के अंदर जो है वो अच्छी तरीके से आनी चाहिए, वो मैंने आपको सारा बताया था कौन कौन से टॉपिक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मशीन लर्निंग के रिलेटेड। और ये है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस और डाटा विजुअलाइजेशन। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप अगर हम बात करें, ठीक है, कल हमने एक जो स्लाइड मेरे ख्याल से पढ़ी थी, अगर मैं यहाँ पे इसे ओपन करूँ तो इस स्लाइड के अंदर हमने ये 5 स्टेप्स पढ़े थे। हमने इन 5 स्टेप्स के अंदर सबसे पहले देखा था कि जो है सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद हम उस डाटा को प्री प्रोसेस करते हैं। और ये दो काम होने के बाद हम जो है वो मशीन लर्निंग की तरफ आते हैं, मॉडल की तरफ आते हैं। तो पहले जो दो काम है वो हमारे पास एक डाटा अच्छी तरीके से अच्छे फॉर्म के अंदर हमारे पास मौजूद होना चाहिए। उसके अलावा हम जो है वो मशीन लर्निंग नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही है। तो आज जो हमारा जो मेन फोकस होने वाला है ना, वो ये पहले 2 स्टेप्स होंगे, ताकि आप अंडरस्टैंड करें कि डाटा क्या होता है, आपका डाटा क्या कह रहा है। अगर आपको वो सारी चीज़ें पता होगी ना, तो मेरे ख्याल से आपके लिए जो मॉडल ट्रेन करना और वैल्यूएशन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए आपके डाटा के बारे में। तो आज जो हमारा मेन फोकस होने वाला है वो हमारा जो है वो पहले दो, कि हम डाटा कलेक्ट तो नहीं करेंगे, डाटा को हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है। मतलब पहला स्टेप तो हो ही जाएगा। जो मेन फोकस है वो हमारा ये सेकंड स्टेप होगा। हम डाटा को प्री प्रोसेस करेंगे, डाटा को समझेंगे और क्लीन करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है। इसके लिए मैंने एक डाटा सेट भी रखा हुआ है आपके लिए, हम वही यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस को। सबसे पहले आपको मैं एक छोटा सा जो इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ, फिर हमने जो टॉपिक की तरफ आएंगे। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कल मेरे से पूछा था कि एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डाटा साइंस, इनके अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इनके अंदर डिफरेंस क्या है, ताकि आपको पता चल जाए कि हम मशीन लर्निंग कर रहे हैं, एआई कैसे डिफरेंट है और डीप लर्निंग कैसे डिफरेंट है। ओके। तो अच्छा देखिए, हमारे पास 3 चीज़ें हैं, जो मेन फील्ड है ना वो 3 है। सबसे पहली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरी है मशीन लर्निंग, और जो तीसरी है वो है डीप लर्निंग। ठीक है। अब जो एआई है ना, एआई, ठीक है, जब हम बात करते हैं एआई की, ठीक है, तो एआई के अंदर वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं जो आजकल आ रही हैं। ठीक है। मशीन लर्निंग को आप छोड़ दें, एआई के अंदर जो भी चीज आप सुन रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर A to Z चीजें आ जाती हैं। हम देखते हैं वॉइस एजेंट्स, ठीक है, चैटबॉट्स देखते हैं, सारी की सारी चीजें देखते हैं। ठीक है। तो सारी की सारी चीजें जो है वो एआई के अंदर आ रही हैं। ठीक है। अब एआई का एक पार्ट है, ठीक है, मशीन लर्निंग। ठीक है। मशीन लर्निंग इज पार्ट ऑफ एआई। ठीक है। उसका एक हिस्सा है। ठीक है। ये कौन सा हिस्सा है जी? ठीक है। ये वो हिस्सा है जहां पे हम जो है वो डाटा देते हैं। आवाज आ रही है मेरी सही? हेलो, आवाज आ रही है? आप बताएं। ओके। ये जूम की तरफ से कुछ इशू होगा, मेरा कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ओके ओके। अच्छा जी, मैं आपको एआई दोबारा बताता हूँ। ठीक है। हमारे पास 3 फील्ड्स हैं जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं ना जब भी एआई का, ठीक है, एआई जब भी हम यूज करते हैं ना, उसके अंदर सारी की सारी वो चीजें आ जाती हैं। एक ब्रॉडर फील्ड है, एक जनरल फील्ड है, जिसके अंदर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डाटा साइंस सब कुछ शामिल है। ठीक है। उन सबको मिला के हमारे पास एआई बनता है। ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो हम एआई के बारे में सुन रहे हैं ना आजकल, ठीक है, तो सारी की सारी चीजें हम इस ब्रॉडर फील्ड के अंदर लेके आते हैं, जो कि हमारे पास क्या है जी? एआई है। ठीक है। अब एआई के बाद हमारे पास एआई का एक मशीन लर्निंग एक सब पार्ट है, सब सेट है। ठीक है। मशीन लर्निंग इज ए पार्ट ऑफ एआई। ठीक है। एआई का पार्ट है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैंने आपको कल अच्छे से बताया, हम डाटा से लर्न करते हैं, वी लर्न फ्रॉम डाटा। ठीक है। और इसके अंदर हम एल्गोरिदम लगाते हैं, हमारे पास डाटा होता है। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हम आराम से जो है अपने एल्गोरिदम लगा के प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है। अब एआई के अंदर वॉइस एजेंट्स आ जाते हैं। ठीक है। वहां पे हम प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे होते, कर रहे होते हैं। ठीक है। चैटबॉट्स आ जाते हैं, वहां पे हम
प्रोडिक्शन नहीं कर रहे होते, ठीक है। वो जो चीज़ है, ठीक है, मशीन लर्निंग का भी एक छोटा सा पार्ट है, वो है डीप लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग जो है ये वो मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम्स को ही सोल्व करता है, लेकिन ये न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करता है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं पता, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि एआई जो है, ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन बिहेवियर को क्या कहते हैं जी, इमिटेट करता है, ह्यूमन बिहेवियर की तरह होता है, ठीक है। और एआई का ही एक पार्ट है मशीन लर्निंग। वो क्या होता है जी, जो डेटा से लर्न करता है, उसके अपना एक्सपीरियंस से जो है वो इम्प्रूव करता रहता है, ठीक है। और मशीन लर्निंग का एक पार्ट है डीप लर्निंग, ठीक है। और डीप लर्निंग क्या होता है, ये न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करता है, मशीन लर्निंग से भी ज्यादा कम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स को यूज करता है, ठीक है। और इसके जरिए जो है वो हम बड़े आजकल जो भी आप लेटेस्ट फील्ड्स देख रहे हैं ना, सारी की सारी जो है वो डीप लर्निंग के जरिए हो रही हैं, ठीक है। हमारा जो मेन फोकस होगा, ठीक है, वो इस कोर्स के अंदर मशीन लर्निंग होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि आपको बात याद रखने वाली जो इसके अंदर है वो ये है कि एआई एक ब्रॉडर फील्ड है, इसकी एक टाइप है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का एक सबसेट है डीप लर्निंग, ठीक है। दैट इज इट। ओके, यहाँ तक समझ आ गई आपको? वॉइस नहीं ठीक आ रही। हम्म। ओके, तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। डाटा साइंस जो है, ठीक है, हाँ, डाटा साइंस के बारे में मैं बताने लगा था। डाटा साइंस जो है वो इस तरह का आप एक ओवरलैप लगा लो, ठीक है। इन तीनों फील्ड से मिलके ये एक जो है वो डाटा साइंस हो रहा है, ठीक है। मतलब कि आप डाटा साइंस जो है वो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग वाले बंदे को भी कह सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, ठीक है, ये एक डाटा साइंस वाला बंदा ही करता है, ठीक है। जो मशीन लर्निंग का काम है वो मॉडल ट्रेनिंग से स्टार्ट होता है, तीसरे स्टेप से। जो आज का जो काम है डाटा को एनालाइज करना, ठीक है, और सारा कुछ करना, ठीक है, वो हमारे पास क्या है जी, डाटा साइंस का काम होता है, ठीक। आई थिंक मेरी आवाज़ का इशू आ रहा है जिस वजह से समझ नहीं आ रही। मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक ऐसी टर्म है जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हम हर चीज़ के साथ एआई लगा रहे हैं, एआई एआई एआई, ठीक है। ये एक जनरल वर्ड है, ठीक है। क्या है जी? जनरल वर्ड है एक, ठीक है, जो हम हर तरह की एआई के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जो मशीन लर्निंग है, ठीक है, ये एआई का पार्ट है, ठीक है। और ये क्या करता है जी, ये लर्न करता है फ्रॉम डाटा। और जो मशीन डीप लर्निंग है वो एमएल का पार्ट है, और इसके अंदर हम कम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं, जैसे न्यूरल नेटवर्क्स कम्प्लेक्स एल्गोज होते हैं, ठीक है। और ये भी डाटा से ही लर्न करता है, ठीक है, लाइक न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। तो इस तरह करके ये जो है हमारे पास ये आता है। जी हाँ, विजुअलाइजेशन आना जरूरी है, ठीक है। एनीवे, एआई भी डाटा से सीखता है, बट इसके अंदर दो तीन एप्लीकेशन जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, एक्सेप्शंस आ जाती हैं, ठीक है। हम एआई जो है ना बेसिकली डाटा से ही सीख रहा होता है, लेकिन एक ब्रॉडर फील्ड, ब्रॉडर एक टर्म यूज कर रहे हैं हम एआई, ठीक है। बेसिकली अगर आप किसी भी डाटा से मेरे से पूछेंगे ना, ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाए, ठीक है। मैं इन सारी फील्ड्स को एक ही मानता हूँ, ठीक है, एक ही घर में रहने वाले सारे बंदे हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, आपको जो याद रखना है ना वो ये है कि एआई जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, एक ऐसी टर्म है जो हर बंदा यूज कर लेता है, ठीक है। लेकिन मशीन लर्निंग जो है वो एआई का पार्ट ही है, ठीक है। और मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आती है, ठीक है। वो कैसे आती है आपको समझ नहीं आना, ठीक है। मशीन लर्निंग के अंदर जो एल्गोज होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। डीप लर्निंग के अंदर जो एल्गोज होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से जब हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, फिर आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इसको इंशाल्लाह ना दो चार क्लासेस के बाद रखेंगे अच्छे से, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए। अभी हम जो है वो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है, और डाटा एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, ओके। अभी के लिए आपने जो याद रखना है ना वो ये याद रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रॉडर फील्ड है, उसके अंदर जो है वो मशीन लर्निंग है, उसका पार्ट है। और मशीन लर्निंग का पार्ट क्या है जी, डीप लर्निंग है, ठीक है, जैसे आपको इस इमेज के अंदर भी शो हो रहा है, ओके। तो अब चलते हैं हम आगे अपने जो मेन टॉपिक की तरफ। आप मुझे जो है वो प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैं वहाँ पे आपको जो है वो अच्छे से बता दूंगा।
ओके जी। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम चलते हैं, ठीक है, हमारे टॉपिक की तरफ। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमने कल क्या सीखा था। हमने इंट्रोडक्शन देखा था, टैब्स देखी थी, हमने वर्क फ्लो देखा था, और मशीन लर्निंग कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है, ठीक है, और मशीन लर्निंग को सीखना कैसे है, ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। आज जो है वो हम बात करेंगे, हम अपने डाटा को एक्सप्लोर करेंगे। डाटा के बारे में बात होगी आज बस, ठीक है। हम अपने डाटा को एक्सप्लोर करेंगे, और डाटा को एक्सप्लोर करना एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। वो क्या होता है हम आगे जाके देखते हैं। हम अपने डाटा को क्लीन भी करेंगे, ठीक है। कैसे क्लीन करेंगे, क्यों क्लीन करेंगे, ये सारा कुछ देखेंगे। और हाँ, हम अपने डाटा को जो है वो देखेंगे भी, विजुअलाइज भी करेंगे, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अच्छा जी। तो इसके लिए जो हम एक डाटा सेट यूज़ करने वाले हैं वो एक काफ़ी फेमस डाटा सेट है, जो कि टाइटैनिक डाटा सेट है, ठीक है। आप सब लोगों ने वो एक फिल्म देखी होगी, मूवी देखी होगी, टाइटैनिक, ठीक है। जो एक कश्ती थी, ठीक है, वो डूब गई थी, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो एक डाटा सेट है। हमने ये बेसिकली ये बताना है कि जो सरवाइव थे, ठीक है, उस कश्ती वाले डूब के अंदर, ठीक है, डूबने वाले के अंदर सर्वाइवल रेट कितना था, ठीक है। वो हमारा एक बेसिकली एक ना आज का होगा कि सर्वाइवल रेट कितना था, कितने लोग बचे थे और कितने लोग नहीं बचे थे। सबको पता है ना कि वो जो एक जो है वो टाइटैनिक जो है वो शिप थी, वो डूब गई थी। अगर नहीं पता तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको आगे जाके इशू ना हो। हाँ जी। तो वही हमारा डाटा सेट होगा, हमारे पास लोगों का डाटा होगा, आगे लिखा होगा ये मेल है फीमेल है कैसा है, वो सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। और एंड पे ये भी लिखा होगा कि वो बच गए हैं या नहीं बचे हुए। ओके जी। अब बात करते हैं हम अपने एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के, ठीक है। सो एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस एक ऐसी चीज होती है, ठीक है। फुरकान देखें, जो हम लाइब्रेरी सीखेंगे ना उसके लिए पाइथन आना आपको लाजमी है, ठीक है। और हम पाइथन के अंदर ही काम करेंगे। मैंने आपको कल बताया कि पाइथन के अंदर जो आपको फंक्शनैलिटी मिलती है और आप बड़े आराम से चीज़ें कर सकते हैं ना, ठीक है, वो आप जो है वो एसक्यूएल और पावर बीआई से कर तो सकते हैं, लेकिन ईजी नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात, पाइथन के अंदर हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, पाइथन के अंदर हम मशीन लर्निंग मॉडल भी ट्रेन कर सकते हैं, और इवन पाइथन के अंदर ही हम डिप्लॉय भी करेंगे। तो अगर सारी चीज़ें पाइथन के अंदर हो रही हैं और आप सबको पाइथन भी आती है, तो मेरे ख्याल से हम पाइथन में स्टिक करते हैं, ठीक है। और काइंडली अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है वो हम एट द एंड डिस्कस कर लेंगे। अभी हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आज जो हमारा एक काम होगा वो होगा डाटा, डाटा को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। हम अपने डाटा को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, डाटा को अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, ठीक है। डाटा एनालिसिस, ईडीए। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा। अब हम एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस क्यों करते हैं, डाटा को कैसे सीखेंगे। जब हम ईडीए करेंगे ना, तो आप देखोगे कि हमें पैटर्न्स नजर आएंगे वहां से, ठीक है। हम रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि कौन कौन से डाटा के अंदर आउटलायर्स गलत हैं, ठीक है। मतलब कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है हमारे डाटा के अंदर, हमें ये पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन से इनपुट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जो है प्रेडिक्शन करने के लिए, ठीक है। और हम देखेंगे कि हमने सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम बेस्ट एमएल एल्गोरिदम कौन सा हो सकता है हमारे मॉडल के लिए, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें हमें तब पता चलेंगी जब हम ईडीए करेंगे। और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो है वो ईडीए कर सकते हैं, और किसी भी डाटा सेट पे जो है वो आप बड़े आराम से उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है। काफी ज्यादा होगा आज के लिए, लेकिन घबराना नहीं है, आपके पास 5 दिन होंगे आगे। 5 दिनों के अंदर आपने आराम से इसे करना है। ओके जी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले डाटा को लोड करेंगे, फिर डाटा को क्लीन करेंगे, ठीक है। और डाटा को क्लीन करने के बाद हम उसके अंदर थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या कह रही हैं और वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, ठीक है। फिर हम जो है वो यूनिवेरिएट एनालिसिस को देखेंगे। यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, सिर्फ एक वेरिएबल, सिर्फ एक कॉलम का एनालिसिस करना। और बायवेरिएट एनालिसिस क्या होता है या मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, मल्टीपल कॉलम्स का एनालिसिस करना। हम दोनों करेंगे, ठीक है। और एट द एंड जो है फीचर इंजीनियरिंग जो हम करने वाले हैं, ठीक है। ये सारे जो है वो हमारे टॉपिक्स होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं जो है वो आपको डाटा की जो फाइल है वो सेंड कर दूंगा। अब प्रैक्टिकल करते हैं अपना। और मेरे ख्याल से ये थ्योरेटिकल ये टॉपिक है ही नहीं है, जितना भी हमने पढ़ लिए। अगर आपको समझ नहीं भी आई तो मेरे ख्याल से हम जब अब
करेंगे प्रैक्टिकल तो आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं अपने गूगल कोलैब के अंदर आता हूँ। यहाँ पे मैं ओपन जो है वो न्यू नोटबुक पे जाता हूँ, और मेरी जो है वो एक न्यू नोटबुक जो है वो आ जाएगी। इन द मीन टाइम मैं जो है वो यहाँ पे अपना जो टाइटैनिक डाटा सेट उसे खोल लेता हूँ। मैं आपको एक्सेल के अंदर इसे खोल के दिखाता हूँ कि ये किस तरह का दिखता है। मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो ये है हमारा एक डाटा सेट। ठीक है, आप सबको नज़र आ रहा होगा कि ये डाटा सेट के अंदर देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट कितनी एंट्रीज हैं, कितने लोगों का डाटा है। 871 रोज मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, मतलब 871 जो है वो लोगों का डाटा है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास पैसेंजर है। ठीक है, पैसेंजर की आईडी है। ठीक है, हमारे पास पी क्लास है। पी क्लास एक है। ठीक है, कि वो कौन सी क्लास है, पैसेंजर की क्लास क्या है। ठीक है, वो इकोनॉमी क्लास थी, ठीक है, या वो कौन सी बिजनेस क्लास थी। ठीक है, ये तीन तरह की क्लासेस दी हैं, 1 2 3। ठीक है, नाम दिया हुआ है उसका, देखें। ठीक है, पैसेंजर का उसके बारे में बताया हुआ है कि ये मेल है या फीमेल है, उसकी एज दी है। ठीक है, और ये सिब एसपी क्या है जी, ये है सिबलिंग और स्पाउस। इसका मतलब ये है कि उसके बहन भाई भी मौजूद थे। मतलब जो ये वाला बंदा है ना, इसके एक बहन भाई या फिर उसकी वाइफ जो थी वो यहाँ पे इसके साथ मौजूद थी। ठीक है, अब इस बंदे की क्या कहते हैं, कोई सिबलिंग और स्पाउस नहीं थी, ये अकेला सफर कर रहा था। ठीक है, और पार्च जो है ये रेफर कर रहा है पेरेंट चिल्ड्रन को। क्या इसके कोई पेरेंट चिल्ड्रन साथ थे? नहीं, इसके साथ नहीं थे। इस बंदे के जो है वो एक पेरेंट चिल्ड्रन साथ थे। टिकट का नंबर दिया हुआ है, किराया दिया हुआ है, कैबिन दिया हुआ है। ठीक है, कि कौन सा कैबिन था उसका। ठीक है, और एट द एंड जो है वो एम्बार्क्ड है। ठीक है, इसका आई डोंट नो क्या चीज़ है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता। अब आप देखें इसके अंदर, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको कल बताई थी कि कुछ मिसिंग वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये देखें कुछ मिसिंग वैल्यूज है, और हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो मिसिंग वैल्यूज के साथ वर्क नहीं करता। ठीक है, तो ये डाटा फॉल्टी है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है जी यहाँ पे, दूसरी बात अगर आप यहाँ पे देखें कि इसके अंदर इंग्लिश वर्ड्स हैं। ठीक है, अब हमारा जो है वो इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश वर्ड्स का नुकसान ये है कि हमारा जो एक मॉडल है, ठीक है, हमारा जो कंप्यूटर है, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को जो है वो समझता है, अंडरस्टैंड करता है। तो अब ये भी हमारे लिए एक इशू होगा, हम देखेंगे। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो डाटा सेट है इसके अंदर दो कॉलम नहीं है, एक एक्स और एक वाई नहीं है। इसके अंदर मल्टीपल एक्स हैं और एक वाई। वाई हमेशा एक होगा। ये देखें, पैसेंजर, पी क्लास, नेम, ये एज, सिबलिंग, स्पाउस, पांच, टिकट, फेयर, कैबिन, एम्बार्क, ये सारे के सारे एक्स हैं। ठीक है, X1 X2 X3 टू XN। ठीक है, और इसमें अंदर जो वाई है ना वो ये है सर्वाइव्ड कॉलम। ठीक है, ये है बेसिकली सर्वाइव्ड कॉलम। ठीक है, हमने ये बताना है कि वो सरवाइव हुआ था या नहीं, बताना अभी अब बाद में है। आज हम देखेंगे कि कोई सरवाइव हुआ है या नहीं हुआ। जैसे कि पैसेंजर जो वन है वो सरवाइव मेरे ख्याल से नहीं हुआ, जीरो उसके लिए है। और जो वन है, ठीक है, वो सरवाइव हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके ये हमारा जो है वाई कॉलम होगा। अभी तक आपको डाटा की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि हमारा जो डाटा है वो क्या कह रहा है। फिर हम आगे जो है वो चलते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं डाटा के। ओके, ग्रेट। किसी को कोई इशू है इस डाटा के अंदर? इस तरह का हमारा डाटा दिखता है जो हमने नेट से डाउनलोड किया है। हमें नहीं पता कि ये सही है या नहीं सही। ठीक है, अब चलते हैं हमारे इस गूगल कोलैब के अंदर। ठीक है, और मैं इसको रीनेम करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे रीनेम करता हूँ जी डाटा एनालिसिस को। पार्श का मतलब है पेरेंट चिल्ड्रन। PAR पेरेंट के लिए, CH जो है वो चिल्ड्रन के लिए, कि भाई उसके साथ पेरेंट चिल्ड्रन भी आए थे या नहीं आए थे। ठीक है, जीरो मतलब कि कोई नहीं आया, एक है तो मतलब एक था पेरेंट या चिल्ड्रन में से कोई। ठीक है, तो डाटा एनालिसिस के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा फाइल्स पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपलोड फाइल्स पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं अपनी जो titanic.csv है इसे मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ऐसे आपने करना है। जैसे मैंने अपलोड किया, एज यू कैन सी यहाँ पे मेरी जो फाइल है वो आ चुकी है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो आप देखें यहाँ पे मेरा जो डाटा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। ये देखें इस तरह का जो है वो शो हो गया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपना जो है वो
डाटा एनालिसिस स्टार्ट करने लगे हैं। और उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, फाइल को रीड करने के लिए मैं यहाँ पे कमेंट डालता हूँ, ठीक है, और आपको पता चलेगा कौन सी किसके लिए, ठीक है। फाइल को रीड करने के लिए, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डाटा को चेंज करने के लिए हम जो एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, ठीक है, वो होगी पांडास। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहली लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है और कैसे है। देखें, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, और ये जो बटन है ये अपलोड के लिए है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, और एज यू कैन सी के यहाँ पे आपकी ये फाइल पड़ी हुई है। मैं जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो यहीं पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। पहली जो लाइब्रेरी है, ठीक है, ये डाटा को मैनिपुलेट, डाटा को चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ। डेट इज इम्पोर्ट पांडास, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था कि हम जो है वो विजुअलाइजेशन भी करेंगे, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन के लिए हम दो लाइब्रेरीज यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इम्पोर्ट मैटप्लोटलिब डॉट पी वाई प्लॉट एज पी एल टी, ये आपने एज इट इज लिखना है, ठीक है। तीसरी जो चीज़ होगी मेरे लिए, वो भी विजुअलाइजेशन के लिए होगी। यहाँ पे विजुअलाइजेशन के लिए मैं एक लाइब्रेरी यूज करूंगा, सीबॉर्न, इंपोर्ट सीबॉर्न एज एस एन एस। इनको कैसे यूज करना है मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। बाय द वे, अगर आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी नहीं आती तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट लिखते हैं, फिर लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं, हमारा हो जाएगा। और एज पीडी का क्या मतलब है कि जब भी हमने पांडा लाइब्रेरी को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, पीडी को बस लिखेंगे तो पांडास की लाइब्रेरी आ जाएगी। अगर मैटप्लोट्लिब को करना है तो एज पीएलटी का मतलब है पीएलटी को यूज करेंगे, एसएनएस को यूज करेंगे। यहाँ पे एज का मतलब ये है, ठीक है। और ये एज इट इज लिखनी है, मैटप्लोट्लिब डॉट पाइपलोड। जैसे मैं इसे रन करूंगा तो एज यू कैन सी का ये मेरे पास रन हो जाना चाहिए, और रन हो चुका है। सो कंग्रेचुलेशन, आपने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं जी, लाइब्रेरीज को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब दूसरा जो काम है वो हमारा ये होगा कि हम ये वाली जो फाइल है, ठीक है, इसको अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी फाइल को रीड करूंगा, ठीक है। देखिए, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, ठीक है। मैंने आपसे से सिर्फ ये कहा है कि पांडास लाइब्रेरी को जब भी हम यूज़ करेंगे तो एस पी डी का मतलब ये है कि हम एस पी डी से मुराद ये है कि हम पी डी लिखेंगे तो पांडा की फंक्शनैलिटी आ जाएगी। मैटप्लोट्लिब डॉट पाइपलोड एस पी एल टी का मतलब ये है कि जब भी हमने ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो हम पी एल टी को लिखेंगे तो सारी फंक्शनैलिटी आ जाएगी। सेम अगर हमने सी बोर्न को यूज़ करना है तो एस एन एस लिखेंगे, ठीक है। मतलब हमने एक छोटा सा नाम दे दिया ताकि हमें लिखने के अंदर आसानी हो, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम करने लगे हैं फाइल को रीड। ये वाली जो फाइल है इसको हम रीड करेंगे पांडास लाइब्रेरी के जरिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, डाटा एक वेरिएबल बनाता हूँ, डाटा इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी पीडी। और जैसे मैं पीडी लिखूंगा मेरे पास ये पांडास की लाइब्रेरी आ जाएगी। इसका एक फंक्शन है डॉट रीड सी एस वी। चूंकि ये सी एस वी फाइल है तो मैं इसे रीड सी एस वी फंक्शन को यूज करूंगा। अगर ये एक्सेल फाइल होती तो मैं रीड एक्सेल लिखता, ठीक है। कोई और फाइल होती तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा, ये देखें, सारा कुछ मौजूद है, वो वाली फाइल मैं यहाँ पे रीड कर सकता हूँ। क्योंकि इसकी एक्सटेंशन सी एस वी थी तो मैंने यहाँ पे लिखा रीड सी एस वी। और ये मेरा एक फंक्शन है पांडास का। और इसके अंदर मैं कॉमर्स के अंदर इस फाइल का नाम लिखूंगा। फाइल का नाम नहीं लिखूंगा, पाथ दूंगा। यहाँ पे कॉपी पाथ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँगा तो ये देखें मेरे पास जो है वो फाइल जो है वो रीड हो गई है, ठीक है। अब एक और फंक्शन है हमारे पास, डाटा डॉट हेड, और इसके अंदर मैं यहाँ पे इसे चला दूंगा। तो एज यू सी कि मेरे पास जो है वो डाटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मैं शुरू से बताता हूँ आपको। हमने लिखा डाटा इक्वल्स टू पांडा डॉट पी डी डॉट रीड सी एस वी, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने जो है वो कोमास के अंदर इस फाइल का पाथ दे दिया, जो मैंने कहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे क्लिक करके ये कॉपी पाथ पे क्लिक किया और मेरे पास आ गया, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ये फंक्शन चलेगा तो मेरे सारे का सारा डाटा जो है वो इस डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब डाटा के अंदर मेरा स्टोर हो चुका है।
ठीक है। और तो डाटा के अंदर मेरा सारे का सारा ये डाटा मौजूद है। ठीक है। अब एक फंक्शन है डाटा डॉट हेड। हेड फंक्शन क्या करता है, पहली 5 रोज मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता है। ठीक है। तो एज यू कैन सी, जैसे ही मैंने हेड लिखा, ठीक है, तो मेरे पास पहली 5 रोज मेरे डाटा की यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे आपको जो है वो नजर आ रही है, सेम है जैसा कि यहाँ पे एक्सेल में था, लेकिन यहाँ पे थोड़े अच्छे फॉर्मेट के अंदर, और पहली 5 रोज नजर आ रही है। यहाँ तक किसी को मसला मसाइल तो नहीं है? समझ आइए यहाँ तक, हमने यहाँ तक काम कैसे किया है। पहली क्लास इसलिए मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ। ओके। अब हमने जो है वो डाटा को रीड कर लिया है। अब हमारा जो काम है वो ये है कि हम अपना जो है वो ईडीएस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास डाटा जो है वो आ चुका है। ठीक है। तो हम अपना डाटा जो है वो आने के बाद हम ईडीएस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्योंकि जो हेड फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर ये पहले से ही क्या कहते हैं, लिख लगाया हुआ है फंक्शन के अंदर, ये पहली 5 रोज जो है वो स्टार्ट करेगा, दिखाएगा। ठीक है। बाय द वे, अगर आप पहली 2 देखना चाह रहे हो तो सिर्फ यहाँ पे 2 लिखें, तो ये क्या करेगा, पहली 2 रोज दिखा देगा। अगर आप 10 देखना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे 10 लिखें। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, आपको 10 दिखा देगा। लेकिन 5 एक अच्छा स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा या इसे एज इट इज छोड़ दूंगा। ठीक है। तो ये हमने जो है फंक्शन देख लिया। ठीक है। अब बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस की। ठीक है। अब डाटा एनालिसिस के अंदर मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे एक फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है। मैं इसकी इंफॉर्मेशन लूंगा। ठीक है। इन्फो यूज जो है वो मैं फंक्शन को देखूंगा। ठीक है। अब इन्फो के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा डाटा, सॉरी, डाटा डॉट इन्फो। एक फंक्शन है हमारे पास। अब ये फंक्शन के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। जैसे जैसे आप यूज करते रहेंगे, आपको याद होते जाएंगे। डाटा डॉट इन्फो किया, एज यू कैन सी मेरे डाटा के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई थोड़ी सी। ठीक है। पैसेंजर मेरे कॉलम के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मौजूद है कि नो नल काउंट। ठीक है। आप देखें यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें इतनी नो 714 ऐसी वैल्यूज हैं जो नो नल हैं। ठीक है। 204 ऐसी वैल्यूज है जो नो नल हैं, इस तरह की जो है बताया हुआ है। और यहाँ पे इनकी डाटा टाइप बताई हुई है एट द एंड ऑफ द, यहाँ पे इस कॉलम के अंदर पैसेंजर आईडी जो है वो इंटीजर के अंदर है, सर्वाइव्ड जो है वो इंटीजर के अंदर है, नेम जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब स्ट्रिंग कॉलम है। ठीक है। स्ट्रिंग ही होता है ना नेम। और ये फेयर जो है वो फ्लोट की डाटा टाइप के अंदर मौजूद है। तो देखें, हमें बड़े आराम से बाइसे से अपने डाटा के बारे में चीज़ें पता चल रही है ना। तो इन्फो क्या करेगा, डाटा डॉट इन्फो हमें सारे के सारे डाटा के बारे में उसका बताएगा कि उसके अंदर कितनी नल वैल्यूज हैं हर कॉलम के अंदर, और उसकी टाइप क्या है, डाटा टाइप क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि हमने इन्फो फंक्शन के जरिए डाटा की इंफॉर्मेशन देख ली। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखें कि बाकी सारे कॉलम्स के अंदर 891 ऐसी वैल्यूज है जो एम्प्टी नहीं है, लेकिन एज के अंदर 714 है, और कैबिन के अंदर 204 है, मतलब इनके अंदर मिसिंग वैल्यूज मौजूद है। ऐसे ही है ना। ठीक है। तो हम जो है वो मिसिंग वैल्यूज को चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और जो है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे इन्फॉर्मेशन ली है ना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ही एक और फंक्शन है डाटा डॉट डिस्क्राइब। ठीक है। तो डिस्क्राइब से क्या होगा, मुझे जो मेरी समरी है वो मिल जाएगी। ठीक है। अब देखें यहाँ पे मौजूद आ गया। ठीक है। डाटा टू डिस्क्राइब किया तो मेरे पास कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये वो स्टैटिस्टिक्स है जो मैंने आपसे बात की थी कि हमें स्टैटिस्टिक्स भी शो होंगी। ठीक है। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स शो हो गई हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पे देखें पैसेंजर का आईडी है, तो इसका पैसेंजर आईडी का काउंट कितने है जी, 891, जैसे हमने ऊपर देखा। सर्वाइवल का भी, इसका भी, एज का जो है 714, मतलब एज के अंदर मिसिंग वैल्यूज है यहाँ पे, इतना तो पता चल गया। इसी तरीके से जो बाकी हैं, ठीक है, उनके अंदर भी आ रहा है। और हाँ, एक और चीज, यहाँ पे डिस्क्राइब जो फंक्शन है आपने देखा होगा, यहाँ पे जो कैबिन है, ठीक है, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, या फिर नेम जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो जो थे उनकी जो डाटा टाइप थी वो ऑब्जेक्ट थी। अब ये जो डिस्क्राइब फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ इंट या फ्लोट डाटा टाइप्स को क्या कहते हैं जी, उठाएगा, और सिर्फ उनके बारे में हमें जो स्टैटिस्टिक्स बताएगा, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है वो नंबर्स के अंदर होती है। ओके। तो डिस्क्राइब मेथड जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ओनली यूजेस कॉलम्स विद इंट एंड फ्लोट डी टाइप्स। तो आपको यहाँ से पता चल गया। अब ये बता क्या रहा,
मीन बता रहा है, मीन होता है एवरेज। तो मैसेंजर आईडी का ओवरऑल एवरेज क्या आ रहा है जी, 446, ठीक है। और सरवाइव का 0.38, ठीक है, मतलब कि अच्छे खासे सरवाइव नहीं कर रहे, ज़्यादा मरे ही थे, ठीक है। तो पैसेंजर क्लास जो है वो 2.3 आ रहा है। एज, मीनिंग, सॉरी, मी आपको बताने का मकसद ये है कि एवरेज बता रहा है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, अगर आपने स्टेटिस्टिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा। और मिनिमम वैल्यू इस कॉलम के अंदर कितनी है, 1 है, इसके अंदर 0 है, ठीक है, इसके अंदर 0.42 है, ठीक है। और 25% ऑफ द वैल्यूज कहाँ पे लाई कर रही हैं, इस 223 के ऑल अबाउट जो है वो 25% लाई कर रही हैं। 50% यहाँ तक आ रही है, 75% यहाँ तक। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 891 है इस कॉलम के अंदर। सेम फॉर ऑल द कॉलम्स यहाँ पे मौजूद है। तो ये उनके लिए अच्छे तरीके से समझ होगी जिन्होंने स्टेटिस्टिक्स पढ़ी है, जिनको पता है कि नंबर्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई मसला मसाइल तो नहीं है। हमने इन्फॉर्मेशन के बारे में अच्छे से देख लिया कि इन्फो, डाटा डॉट इन्फो में बता रहा है। और डाटा डॉट डिस्क्राइब क्या कर रहा है, हमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता रहा है, हमारे कॉलम के बारे में, ठीक है। अब आपने इसे अच्छे से देखना है, ठीक है, खुद चीज़ें निकालनी है। अब बात करते हैं मिसिंग वैल्यूज़ की, जो मैं आपको शुरू से बता रहा था, क्योंकि हमने थोड़ी सी मिसिंग वैल्यू देखी थी ना। मिसिंग वैल्यूज़, यहाँ पे अब हम बात करते हैं मिसिंग वैल्यूज़ की। तो मिसिंग वैल्यूज़ को हम जो है वो देखने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन को यूज़ करेंगे, डाटा डॉट इज नल, ये, और आगे फिर डॉट सम। तो एज यू कैन सी, ये हर कॉलम की जितनी भी नल वैल्यूज हैं वो मुझे ला के बता देगा। ओके जी, यहाँ पे देखें कितने अच्छे तरीके से उसने बता दिया। वो कह रहा है भाई इन वैल्यू, इन कॉलम्स के अंदर कोई जीरो, कोई मिसिंग नहीं है। एज जो है इसके अंदर 177 जो है वो मौजूद है। और इसके अलावा जो है वो कैबिन जो है 687 जो वहाँ पे मिसिंग वैल्यूज हैं आउट ऑफ 891। तो ऑलमोस्ट जो कैबिन है उसके अंदर सिर्फ 200 वैल्यूज हैं। इसके अलावा सारी की सारी जो है ना वो मिसिंग है। एम्बार्क डे के अंदर भी 2 मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि आपने मिसिंग वैल्यूज को कैसे समझना है। एनी क्वेश्चन? तो मिसिंग वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। डाटा डॉट इज नल लिखा, तो वो क्या करेगा, डॉट सम लिखेंगे तो सारे कॉलम्स की सेपरेटली क्या होगी हमारे पास, मिसिंग वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। अब हम मिसिंग वैल्यूज को कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी? मुझे यहाँ पे शो हो रहा है अनस्टेबल नेटवर्क। ओके। तो मिसिंग वैल्यूज को जो है वो रिमूव करने के लिए, ठीक है, जो चीज़ें हैं वो हम ये करते हैं। पहली बात कि हम उस कॉलम को ही रिमूव कर देंगे जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज है, ठीक है। रिमूव कॉलम, ठीक है। या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है, हम हम्म, टाइम क्लाइंट मैसेज कर रहा है मुझे। ओके। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो, पहली बात तो ये, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम पहली बात तो ये कर सकते हैं कि जो मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है, उस पूरे के पूरे कॉलम को उड़ा देंगे। दूसरी चीज़ क्या है जी, हम फिल कर सकते हैं उन वैल्यूज को जो मिसिंग है, ठीक है। तो ये दो हम देखेंगे, ठीक है। और फिल करना क्या कहलाता है जी, टेक्निकली हम उसे कहते हैं इम्प्यूटेशन, ठीक है। इम्प्यूटेशन क्या होती है, इम्प्यूटेशन का मतलब ये होता है कि हाँ, हम मिसिंग वैल्यूज को फिल कर दें, दैट इज इट, ठीक है। तो पहली बात, हम कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो हम देखेंगे वो ये होगा मिसिंग वैल्यूज को, कि हम उन वैल्यूज को फिल कर देंगे। इसके लिए अब देखें, यहाँ पे रिमूव क्यों करना है, रिमूव इसलिए करना है कि भाई देखें यहाँ पे जो कैबिन है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं। अगर हम इसे फिल करने बैठेंगे ना, हो सकता है कि वो इतने अच्छे से फिल नहीं करेगा। तो कैबिन को हम करेंगे ड्रॉप, मीन्स रिमूव, और इसे करेंगे हम फिल, ठीक है। आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, काइंडली आप रिकॉर्डिंग को यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। हम बाय द वे हम दोनों करेंगे, टेंशन ना ले, ठीक है। तो पहला जो है वो काम क्या होगा, हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे कॉलम को, ठीक है। तो ड्रॉप करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डाटा इक्वल्स टू, क्योंकि मैं डाटा को इक्वल करना चाह रहा हूँ, डाटा डॉट ड्रॉप फंक्शन है एक।
और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कॉलम्स इक्वल्स और कॉलम का नाम लिखूंगा। कॉलम का नाम क्या है जी, मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे इस तरह कर दूंगा केवन। तो मेरा ये चला, और मुबारक हो, आपका जो डाटा है ठीक है वो चल चुका है। और काइंडली मैं आपको भी एक चीज़ बताऊंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ डाटा डॉट हेड करता हूँ, और यहाँ पे देखिएगा दोबारा डाटा डॉट हेड करने से मेरा कैबिन वाला जो कॉलम है वो खत्म हो गया। ठीक है, ओके। तो कैबिन वाला जो कॉलम है वो मेरा यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब जो है वो सक्सेसफुली हमने ड्रॉप कर लिया है। यहाँ तक समझ आ गई है आपको कि हम पहली बात तो क्या करेंगे, हम ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, वो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज हैं हम उसे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा मसला ना हो, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारा फ़ायदे लिए, हमारे लिए फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो पहली बात क्या है जी हमारा, हमारे लिए कि हम डाटा को ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी ऐसे कॉलम को जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज मौजूद है। एनी इशू, जल्दी से बताइए। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, तो साथ ही आप ऐसा करें कि मीटिंग लिंक बना के ना ग्रुप में सेंड कीजिए। हाँ जी। और नई मीटिंग बना रहा हूँ, वहाँ पे आइए, फिर अगला करते हैं काम। हमने अभी तक जो है चीज़ें पढ़ ली हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ठीक है, बोर नहीं होना आप लोगों ने। और अभी तक जो हमने काम किया है ठीक है वो ये है कि डाटा के बारे में पढ़ा है। ठीक है, हमने डाटा को लोड किया है। ठीक है, डाटा को लोड करने के बाद हमने जो है वो इन्फो फंक्शन को यूज़ किया है। ठीक है, हेड फंक्शन को यूज़ किया है, जो क्या करता है जी, दिखाता है, इन्फो क्या कहते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन देता है। और डिस्क्राइब फंक्शन को यूज़ किया। डिस्क्राइब जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है जी, इंट या फ्लोट वाले डी टाइप वाले जो है वो कॉलम्स को लेते हैं। इसके बाद हमने देखा कि मिसिंग वैल्यूज हैं हमें, ठीक है, तो उसके लिए, मिसिंग वैल्यूज के लिए हमने दो तरीके देखे। इसके लिए इज नल फंक्शन को यूज किया हमने, इज नल डॉट सम। ठीक है, अब मिसिंग वैल्यूज के लिए हमने जो दो तरीके देखे उनमें से पहला जो था वो ये था कि हम रिमूव कर देंगे कॉलम को। ठीक है, रिमूव कॉलम करो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो मौजूद होती है मिसिंग वैल्यू, जैसा कैबिन है, कैबिन को हमने रिमूव किया। ठीक है, वो हमारे किसी काम का ही नहीं है जब उसके अंदर डाटा मौजूद ही नहीं है। ठीक है, 800 में से 700 वैल्यू उसकी नल है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ क्या होगा, हम इम्प्यूटेशन करेंगे जिसके अंदर थोड़ी सी मिसिंग वैल्यूज है ना, अगर हमें वो कॉलम चाहिए। ठीक है, तो इम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है जी, हम उन वैल्यूज को फिल करेंगे, फिल मिस वैल्यूज। ठीक है, और अब यही हम देखने लगे हैं कि फिल कैसे किया जाता है किसी भी वैल्यू। अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि मैंने एक कॉलम को ड्रॉप किया है, तो आप किसी भी डाटा सेट के अंदर होंगे, कॉलम ड्रॉप इसी तरीके से होगा, और आपको किसी भी डाटा सेट के अंदर कॉलम को ड्रॉप करना आना चाहिए। ठीक है, अब आपको, अब आप सीख चुके हैं। अब बात करते हैं कि इसके अलावा अगर देखा जाए तो एम्बार्क्ड के अंदर और एज के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो मौजूद है। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज, तो हम उनको भी टैकल करेंगे। अगर आप दो कॉलम्स को इकट्ठा जो है वो करना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू पास इन द लिस्ट। आप इस तरह से एक लिस्ट पास करेंगे। ठीक है, और उस लिस्ट के अंदर आप इस तरह से कॉलम्स को ऐड करेंगे। जैसे अगर लेट से मैं एम्बार्क्ड को भी जो है वो फेंक देता हूँ बाहर। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसे करूंगा मुझे एरर आएगा। क्यों एरर आया, क्योंकि वो कह रहे हैं आपने पहले से ही कैबन को उड़ा के फेंक दिया है। तो अब कैसे करूँ, तो मैं इसके लिए डाटा को दोबारा से रिफ्रेश करूंगा, दोबारा से लोड करूंगा। तो एज यू कैन सी दोबारा से लोड हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं करूंगा तो मैंने एक लिस्ट पास की है कॉलम्स के अंदर, कैबिन और एम्बार्क। तो आप देखिएगा कि ये मेरा चल चुका है, और अब मेरे पास जो है मैं डाटा डॉट हेड करूंगा तो एम्बार्क्ड भी नहीं होगा। एज यू कैन सी कि मैंने मल्टीपल कॉलम्स को एक लिस्ट के अंदर पास करके उसे रिमूव कर दिया। हाँ जी, ओके, समझ आ गई है मल्टीपल कॉलम्स को हम रिमूव कैसे करते हैं, दो, ओके। ओके जी, अब चलते हैं दूसरे क्या कहते हैं जी, हमारा जो एक मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ड्रॉप कॉलम के अलावा दूसरा था इम्प्यूटेशन। ठीक है, इम्प्यूटेशन क्या होती है, फिल कर देना वैल्यूज को, फिल नल वैल्यूज। तो फिल करने के लिए हमारे पास एक पांडा लाइब्रेरी से ही एक फंक्शन है। ठीक है, फिल एन ए, फिल नल वैल्यूज। ठीक है, तो हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे नाम है जी डाटा, मेरा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, डाटा इक्वल्स टू डाटा डॉट फिल एन ए फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे फिल एन ने लिखा है ना, तो फिल एन ए मैंने लिख दिया, इसका मतलब क्या है जी, फिल नल वैल्यूज।
तो ये क्या करेगा, फिल कर देगा नल वैल्यूज को। ठीक है। अब किस कॉलम को मैंने फिर क्या कहते हैं फिल करना है, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डाटा का कॉलम जो है बाग तो मैंने उठा दिया। एज, डाटा का कॉलम एज, यही वैल्यू यही इसके है ना स्पेलिंग, हाँ जी। डाटा का कॉलम एज, अब इसका क्या मतलब है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एज कॉलम को ही क्या कहते हैं जी यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, पूरे के पूरे डाटा को नहीं कर रहा। तो ठीक है, डाटा का कॉलम सिर्फ एज जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे भी मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा ताकि पूरे का पूरा डाटा मेरा ना खत्म हो जाए। डाटा के कॉलम एज को फिल एन का मतलब क्या है जी, नल वैल्यूज को फिल कर दो। ठीक है। और इसका जो मोड क्या होना चाहिए, ठीक है, जो है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे डॉट मीडियन, जस्ट लेट मी नो। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे ख्याल से ये अंदर आएगा मोड इक्वल्स टू मीडियन। हम्म, यहाँ पे क्या आना था मेरे माइंड में नहीं आ रहा अभी। ओके जी, अकेला मीडियन आना था। तो हमने क्या किया जी, आपको पता है मीडियन क्या होता है, कोई भी कॉलम की दरमियान वाली वैल्यू। ठीक है। तो हमने क्या किया जी, हमने यहाँ पे डाटा के कॉलम एज को अपडेट कर दिया, डाटा के कॉलम के एज की वैल्यूज को फिल करके विद द मीडियन। ठीक है। तो हमने क्या किया जी, हमने मीडियन क्या कहते हैं यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ डाटा डॉट इज नल डॉट सम करता हूँ, तो होपफुली ये रिमूव हो जाना चाहिए। एज यू कैन सी कि मेरा जो एज है उसके अंदर अब कोई भी वैल्यू जो है वो मौजूद नहीं है जो कि मिस हो। अब सारी की सारी वैल्यूज जो है वो फिल हो चुकी हैं उसके अंदर। ठीक है। तो इस लाइन का क्या मतलब है, इंप्यूटेशन का मतलब क्या है जी, मैंने लिखा कि कॉलम जो है डाटा का एज वो किसके बराबर हो जाएगा, डाटा के कॉलम एज को फिल कर दो। ठीक है, विद मीडियन। अब हम इसे मोड के जरिए भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। देखें, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ठीक है, मीडियन मोड और इस तरह की जो है वो और जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, आप इनमें से किसी को भी कर सकते हो। ठीक है, ये लाजमी नहीं है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर पे डिपेंड करता है। ठीक है। और ये जो सारे इन्होंने ऐड किए हुए हैं ना, जो पांडा लाइब्रेरी है ना, वो चीज़ें ऐसे ऐड करती है कि आपका जो डाटा है ना वो हार्म नहीं होता। ठीक है। ओके। तो अभी मैंने जैसे मीडियन किया, ठीक है, आप मोड भी कर सकते हो। हाँ जी, अपनी चॉइस पे आप बड़े आराम से वह इन चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं, बट वो इंशाल्लाह हम जो है वो कभी और डिस्कस करेंगे, मैं इसे देख के आऊँगा। अभी के लिए मैंने जो मोड मोड मीडियन या कोई भी और जो है वो वर्ड यूज़ किया है ना, मेरे लिए सारे के सारे जो है वो बहुत अच्छे से वर्क किए हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए हम क्या करेंगे, मीडियन को यूज़ करेंगे। तो हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं जी, इंप्यूटेशन कर रहे हैं, और हमारी जो नल वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो डाटा जो प्री प्रोसेस करना था उसके अंदर आप देखें कि हम कहाँ से चले थे। हमें पता चला कि कौन कौन सी डाटा टाइप है इनकी, ठीक है, कितनी नल वैल्यूज़ हैं, हमें समरी पता चली, स्टेटिस्टिक्स पता चली। ठीक है, मिनिमम मैक्स मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, 75% किधर है, 50% किधर है। हमने देखा कि क्या कहते हैं ड्रॉप कैसे करते हैं कॉलम को। हमने देखा कि हम किसी भी कॉलम की नल वैल्यूज को कैसे फिल करते हैं। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी तक हमने देखी। अभी तक आपको कोई भी इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं। एनी इशू? फिर हम आगे चलते हैं। ओके। तो यहाँ तक जो हमारा जो एक डाटा क्लीन हो चुका है ऑलमोस्ट, मतलब कि मिसिंग वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ पे निकाल ली है। ठीक है। अब जो है वो एक और चीज़ होती है इसके अंदर, कि हमारे डाटा के अंदर जो है वो डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डुप्लीकेट्स, तो डुप्लीकेट्स को चेक करने के लिए हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे माइंड में है तो मैं आपको बता रहा हूँ। डाटा डॉट डुप्ली डुप्लीकेटेड, जैसे हमने किया था, और डॉट सम जैसे हमने उसका निकाला था। ओके जी, np.in64 मतलब कि इसके अंदर डाटा डुप्लीकेट ही नहीं है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह डुप्लीकेट वैल्यूज भी चेक कर सकते हैं, हमारे डाटा के अंदर मौजूद नहीं है। और मैं यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ जो क्या करेगी, डुप्लीकेटेड को रिमूव करेगी। डाटा इक्वल्स टू डाटा डॉट ड्रॉप
ड्रॉप डुप्लीकेट्स। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मेरा जो है वो डुप्लीकेट्स को ड्रॉप कर देगा। ठीक है। तो ये लाइन है, अगर आपको कभी भी आपके डाटा के अंदर डुप्लीकेट्स आ रहे हैं तो आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। ठीक है। मतलब कि हमें डुप्लीकेट का भी समझ आ गया कि अगर डुप्लीकेट आ रहा है तो हम क्या करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं समरी स्टैटिस्टिक्स की, हमने पहले ही बात कर ली है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं अपने विजुअलाइजेशन की। अब हम देखेंगे कि हमें आंसर मिलेंगे चीज़ों को। ठीक है। अभी तक जो हमने डाटा को प्री प्रोसेस करना था ना वो कर लिए। अब हमारा काम है डाटा को विजुअलाइज करना, डाटा को मल्टीपल चार्ट्स के अंदर देखना। ओके। डाटा विजुअलाइजेशन। ओके। अभी तक मैं आपको पहले रिपीट करवा देता हूँ कि एक्सप्लोरेट डेटा एनालिसिस के अंदर जो हमारा मतलब कि डाटा क्लीनिंग थी वो कैसे थी। डाटा को लोड किया, इन्फो फंक्शन को यूज़ किया, डिस्क्राइब को देखा, हमें ये मिला। ठीक है। मिसिंग वैल्यूज़ चेक की। ठीक है। और मिसिंग वैल्यूज़ के बाद हमने देखा कि कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं कॉलम्स के अंदर, तो हमने उस कॉलम को ड्रॉप कर दिया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ थी। ठीक है। इसके अलावा जिसके अंदर कम मिसिंग वैल्यूज थी हमने उस कॉलम को रखा। ठीक है। और जो है वो उस कॉलम को हमने इंप्यूट कर दिया, मतलब कि उसे मीडियन के अकॉर्डिंगली जो हमने बना दिया। ठीक है। फिल कर दिया। और डुप्लीकेटेड आइटम्स भी चेक की। तो ये वो सारे काम था जो हम जो है वो नंबर्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है। हमारा जो है वो डाटा के अकॉर्डिंग वो सारी की सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। ठीक है। और विजुअलाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया था हम दो तरह का देखेंगे डाटा एनालिसिस। ठीक है। पहला जो था वो यूनिवेरिएट होगा। यूनिवेरिएट एनालिसिस। ठीक है। यूनिवेरिएट एनालिसिस का मतलब क्या है जी। यूनिवेरिएट एनालिसिस का मतलब ये है कि हम हमारे पास जितने भी ये कॉलम है हम एक एक कॉलम को एट अ टाइम देखेंगे, हम मल्टीपल कॉलम्स को एट अ टाइम नहीं देखेंगे। बाईवेरिएट एनालिसिस का मतलब है कि हम मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ देख रहे होंगे। ठीक है। जब हम करेंगे आपको पता चलेगा। अभी के लिए हम बात करते हैं कि यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या होता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जब एक हिस्टोग्राम की। मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ। ठीक है। मैटप्लॉटलिब को यूज करके। ठीक है। और एसएनएस को यूज करके। ठीक है। और मेरे ख्याल से फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एसएनएस डॉट, इसका होता है जी हिस्ट प्लॉट। हाँ हिस्ट प्लॉट आ गया। और इसके अंदर मैं वो अपना एक कॉलम का नाम दूंगा जिसको मैं हिस्टोग्राम के अंदर देखना चाह रहा हूँ। लेट से मैं यहाँ पे एज को देखना चाह रहा हूँ। ठीक है। और एज से मुझे क्या पता चलेगा, मुझे पता चलेगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा का कॉलम एज, हम इसी तरह से लिखते हैं ना। ठीक है। और मैं जैसे ही यहाँ पे इसे यहाँ पे रन करूंगा। अनेबल टू पार स्ट्रिंग मीडियन एट पोजीशन 5। ओके जी। अब देखें जो आपने कहा था ना कि एक के मीडियन करना है, मोड करना है। ठीक है। जो हिस्टोग्राम है ठीक है वो मीडियन के साथ जो है वो वर्क नहीं कर रहा। ठीक है। तो अभी के लिए हम कोई भी और जो है वो कॉलम ले लेते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, फेयर को लेते हैं ताकि आपको पता चले। ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम है। ठीक है। हमें इस तरह का जो एक जो है वो हिस्टोग्राम यहाँ पे शो हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे एक यूज करूँ के डी इक्वल्स टू 3। ठीक है। तो केडी से आपको ये देखें आपके पास ये एक जो है वो लाइन लग गई है। ठीक है। आपके हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब देखें यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो किराया है, किराया ठीक है उसकी क्या कहते हैं क्या रेंज थी। ठीक है। मतलब कि अगर किराया देखा जाए तो मतलब ऑलमोस्ट ये वाली जो लाइन है मतलब $10 जो है, ये इतने डॉलर जितने भी था इसके अंदर जो लोग हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है। वो 300 लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे मतलब कि ज्यादा किराया दिया है। और $500 या फिर $5 लाख जितने भी बनते हैं ठीक है वो वाले जो लोग हैं ठीक है वो बहुत कम है। हम्म। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल से ना मेरी तरफ जो है वो नेट इश्यू चल रहा है, इस वजह से इस तरह हो रहा है। जस्ट गिव मी 1 मिनट में अपना नेट चेंज कर लूँ।
अब आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बनाया है। जो हिस्टोग्राम होता है वो इस तरह का दिखता है, मतलब डिफरेंट बार्स होती हैं उसके अंदर ना, इस तरह करके। तो SNS.hist प्लॉट क्या करेगा, हिस्टोग्राम प्लॉट कर देगा। किसका? जो मैं यहाँ पे डाटा का फेयर दे रहा हूँ, मतलब मेरा जो फेयर कॉलम है उसका। और KDE = 3 रखा, इससे क्या होगा कि ये मेरी एक लाइन आके इस तरह ऊपर लग जाएगी, ठीक है। अब ये मुझे क्या बता रहा है, अगर हम इस कॉलम को देखेंगे, इस चार्ट को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि लेट से ये जीरो है, ठीक है, ये। और ये वन जो है वो $1,000 को कह रहा है। तो $1,000 देने वाले जो लोग कम है, ठीक है, लेकिन जो 10,000 या फिर 8,000 लोग, इस पॉइंट के ऊपर जो लोग हैं, ठीक है, उन्होंने उनका जो किराया है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा किराया है ना, ठीक है, इस साइड पे ज्यादा किराया जा रहा है। तो मतलब 100 के 10,000 के करीब करीब जो किराया दिया है सबने, वो लोग ज्यादा थे, वो 300 लोग थे, ठीक है। और इससे ऊपर यहाँ पे देखें, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे, मतलब कि $200,000 जिन्होंने दिया है फेयर, वो बहुत कम है, ठीक है। और एक बंदा ऐसा भी है जिसने 500 से भी ज्यादा दिया। तो यहाँ से हमें चार्ट्स के अंदर, चार्ट्स हमने इसलिए बनाया है क्योंकि नंबर हमें ये चीज़ नहीं बता रही थी, लेकिन चार्ट ने हमें बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है किरायों की, ठीक है, फेयर की, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ कहाँ पे कम है। तो यहाँ पे अब देख के पता चल रहा है कि भैया इस पॉइंट पे जो किराया, मतलब कि ऑलमोस्ट 10,000 के करीब, वो लोग बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया डाटा का एनालिसिस के, यार थोड़े किराए वाले लोग ज्यादा थे और इकोनॉमी क्लास वाले ज्यादा थे। ओके। अब हम इसके बाद जो है वो दूसरा जो है वो स्टार्ट करते हैं, विजुअलाइजेशन, ठीक है, और जल्दी से इसको खत्म करते हैं, ठीक है। जो तीसरी जो चीज है, ठीक है, वो हमारे पास होगी बार प्लॉट, ठीक है। बल्कि बार चार्ट जो है वो दो के लिए होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट प्लॉट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा SNS.count प्लॉट, ठीक है। और काउंट प्लॉट के अंदर मैं एक जो है वो कोई भी दे दूंगा, ठीक है, किराए वाला दे दूंगा, या कोई। लेट से हम इनमें से कौन सा देते हैं, P क्लास को यूज कर लेते हैं, ठीक है। X = मैं यहाँ पे रखता हूँ जी P क्लास। और मेरा जो डाटा होगा वो क्या होगा, मेरा डाटा डाटा ही है, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसे चलाऊंगा, होपफुली ये रन होगा। तो एज यू कैन सी, तो मुझे यहाँ पे काउंट प्लॉट मिल गया। अब काउंट से मुझे पता चल रहा है, न्यूमेरिकली तो मुझे इतने अच्छे से नहीं पता था, लेकिन चार्ट्स के अंदर देखने से मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो नंबर 1 क्लास है, ठीक है, मतलब कि बिजनेस क्लास हो सकती है। मैंने कोई क्या कहते हैं, हाँ सॉरी, ठीक है, ये बूलियन वैल्यू लेता है, तो इसके लिए सॉरी। अगर आप ट्रू रखेंगे तो ये लाइन आ जाएगी, अगर फॉल्स होगा तो फिर ये लाइन नहीं आएगी, ठीक है, सॉरी। ओके। तो ये मिस्टेक थी। अच्छा जी, तो अब हमने काउंट प्लॉट को यूज किया है, ठीक है। तो पैसेंजर क्लास के बारे में बताया, ठीक है, पैसेंजर क्लास 1 2 3 है। हो सकता है कि ये जो 1 है ये बिजनेस क्लास हो, ये जरा मिडिल क्लास हो, और ये 3 जो है वो इकोनॉमी क्लास हो। तो आप देख सकते हैं कि जो 3 क्लास वाले हैं, ठीक है, वो 500 के करीब लोग थे। और जो 2 क्लास वाले हैं वो ऑलमोस्ट 180 के करीब लोग थे। और जो 1 बिजनेस क्लास वाले हो सकते हैं या फिर इकोनॉमी जो भी है, ठीक है, वो 200 से थोड़े से ऊपर थे, ठीक है। तो अब देखें, आपको चार्ट्स बनाने का मकसद क्या है हमारा। चार्ट्स बनाने का मकसद ये है कि हमें जो है वो आंसर मिल रहे हैं चीज़ों के, ठीक है, और यही हमें चाहिए। हमें देखने के साथ साथ ही हमें विजुलाइजेशन के साथ साथ ही हमें पता चल रहा है कि ये क्या कह रहे थे, ठीक है। तो चार्ट्स बनाने का मकसद ये होता है कि आपको नंबर्स के अंदर घुसना ना पड़े, आप सिर्फ देख के ही समझ जाओ कि आपका डाटा क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये 2 3 प्लॉट हैं, आप इसके अलावा बॉक्स प्लॉट बना सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे प्लॉट हैं जो यूनिवेरिएट के अंदर जा सकते हैं। चूंकि टाइम शॉर्ट है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे यूनिवेरिएट एनालिसिस के अंदर आता हूँ, और आपको बताता हूँ कि यूनिवेरिएट एनालिसिस के अंदर हम मल्टीपल कॉलम्स को कैसे जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बना के दिखाऊंगा बार प्लॉट, ठीक है। बार चार्ट होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, वो दो कम से कम जो है वो होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ SNS.
बार प्लॉट, ठीक है। इसके अंदर मुझे तीन वैल्यूज देनी है। मैं डाटा दूंगा, एक्स दूंगा और वाई दूंगा, ठीक है। अब मुझे पता है मेरा जो डाटा है, ठीक है, वो क्या है जी, डाटा इक्वल्स टू डाटा ही मैंने रखा हुआ है, ठीक है। एक्स दूंगा मैं, ठीक है। मेरा एक्स जो है, लेट से यहाँ पे मैं जो है वो एक कॉलम लेता हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, जो वैलिड हो। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी ये वाला, ठीक है, जो कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है वाई जो है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्वाइव्ड, ठीक है। ओके ओके ओके, बाई वैलेट आ गया। मतलब जाग रहे हैं आप लोग। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें, जैसे मैंने बार प्लॉट बनाया, अब मैंने किया क्या है जी, ये जो कॉलम था ये मुझे बता रहा था कि ये पैसेंजर मेल है या फीमेल है, ठीक है। और ये वाला जो कॉलम है ये मुझे बता रहा था कि उसने सरवाइव किया है या नहीं किया, ठीक है। तो डाटा में से निकला। अब देखो यहाँ पे वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है, मुझे तो देख के लग रहा है भाई कि जो फीमेल हैं उन्होंने ऑलमोस्ट 80% फीमेल सरवाइव की हैं। और इस डाटा के अकॉर्डिंग फीमेल जो है वो ज्यादा सरवाइव की है रैदर देन मेल, ठीक है। तो ये देखो, हमें डाटा को देख के पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब हमने चार्ट बनाया बार प्लॉट, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि बड़े आराम से उसने बताया कि जो सर्वाइवल के अंदर जो फीमेल थी वो ज्यादा थी, ठीक है, और जो मेल थी वो कम थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया जी, दो कॉलम्स को यूज किया, जो कि हमारा एक्स था, ठीक है, मेल या फीमेल, ठीक है, और सर्वाइव हुआ है या नहीं हुआ वो हमारा जो वाई कॉलम था। इन दोनों को मिला के हमने क्या किया जी, एक एनालिसिस करके हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कोई हमसे पूछे कि टाइटैनिक ये आपका डाटा सेट है, बताओ मेल या फीमेल इन दोनों में से ज्यादा सर्वाइव कौन हुए थे, तो हमें एक आंसर मिल गया, ठीक है। तो हम अच्छे से जो है वो डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं, हमारे माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, वो हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब पर ये एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, हीट मैप बनवाना चाह रहा हूँ। डाटा इक्वल्स टू जो डाटा है, ठीक है, जो डाटा इक्वल्स टू डाटा मैंने यहाँ पे रखा है ना, ये डाटा एक पैरामीटर है जिसकी मुझे वैल्यू देनी है। और ये वाला जो डाटा है, ठीक है, ये वो डाटा है जो मेरे पास मौजूद है, जो मैंने डाटा इक्वल्स टू पी डी डॉट रीड सी एस वी किया है ना, ये वो वाला डाटा है, ठीक है। तो अगर मेरा कॉल जो है वो डाटा का नाम कोई और होता, लेट्स से मैं डी एफ रखता, तो मैं यहाँ पे डाटा इक्वल्स टू डी एफ लिखता, ठीक है। तो मेरा जो डाटा है वो ऑब्वियसली उसका नाम डाटा ही है, तो मैंने डाटा इक्वल्स टू डाटा कर दिया, ठीक है। ओके, हम चलते हैं अपने आखिरी यूनि जो है बायोवेरिएट एनालिसिस के अंदर। इस टाइम मेरी भी बस हो गई है मेरे ख्याल से, काफ़ी है आज के लिए। देखें, आपको पता होना चाहिए कि आपका वाई क्या है, ठीक है। हमारा जो वाई है इस केस के अंदर क्या था, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सर्वाइव्ड जो कॉलम है वो हमारा वाई है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो, और जो है वो इसके अलावा और कोई दे सकते हैं, जैसे मैं फेयर देता हूँ, तो ये देखें मेरे पास फेयर है, लेकिन ये बड़ा एक अजीब सा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो बार प्लॉट होता है, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो कैटेगरीज के लिए होता है। तो फेयर के अंदर इस तरह का आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो कॉलम था फीमेल या मेल, इसके अंदर सिर्फ दो कैटेगरीज थी, तो इसके लिए अच्छा था, ठीक है। हाँ जी। और अब करते हैं हम हीट मैप, ठीक है। एस एन एस डॉट हीट मैप लिखूंगा मैं, तो हीट मैप बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब एस एन एस लाइब्रेरी को हम यूज़ कर रहे हैं हीट मैप के अंदर। मुझे वो सारे कॉलम देने हैं, ठीक है, जिनका मैं हीट जो है वो एक कोरिलेशन जो है वो देखना चाह रहा हूँ। मतलब कोरिलेशन क्या होता है, मैं ये बना लूँ, फिर आपको जब हम बताऊंगा। अब डी एफ के अंदर अब चूंकि यहाँ पे देखें मैंने मल्टीपल कॉलम्स लिखने हैं, तो मल्टीपल कॉलम्स के लिए मुझे यहाँ पे लिस्ट पास करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे डीएफ नहीं होगा, डाटा होगा, सॉरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पे पास करूंगा। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ जी, एज, इसके अलावा मेरे पास कौन सा कॉलम था जी, हाँ फेयर था एक, फेयर। इसके अलावा एक पैसेंजर क्लास था, और इसके अलावा एक जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं, डेट्स इट, ये काफ़ी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके डॉट कोर करूंगा, ठीक है। जैसे मैं डॉट कोर करूंगा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चलना चाहिए, लेट्स से। ओके, वो कह रहे हैं आप एज ऐड नहीं कर, एज के अंदर थोड़ा सा इशू आ रहा है, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम तीन को जो है वो डिस्कस करते हैं। हाँ जी।
जो बार प्लॉट है वो बाईवेरिएट के लिए होता है, मल्टीपल कॉलम्स के लिए होता है। और जो हमारे पास काउंट प्लॉट है वो सिर्फ एक कॉलम के लिए यूज होता है। अगर आपको पता हो तो मैंने यूनिवेरिएट के अंदर आपको काउंट करवाया है, बाईवेरिएट के अंदर मैंने आपको बार करवाया है। ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया जी, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो हीट मैप मैंने बना लिया, ये होता है हीट मैप। ठीक है, इसके अंदर मैं तीन कॉलम ऐड किए हैं। फिर पैसेंजर क्लास और जो है वो सर्वाइव, ये तीन किए हैं। और डॉट कोर क्या कर रहा है, ये कोरिलेशन फाइंड कर रहा है दोनों के दरम्यान। मैं यहाँ पे आपको तीन जो है वो ग्राफ बना बना के कोरिलेशन जो है वो समझाता हूँ, कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है। लेट से मेरे पास एक ग्राफ है, और इसके अंदर जो डाटा है, ठीक है, वो इस तरह का है। ठीक है। अब देखें, मेरे पास एक और ग्राफ है, और इसके अंदर जो डाटा है, ठीक है, वो इस तरह का है। ठीक है। मेरे पास एक और ग्राफ है, और इसके अंदर जो डाटा है, ठीक है, वो इस तरह का है। बाय द वे ये स्कैटर प्लॉट होता है। ठीक है। अब देखें इन तीनों के अंदर फर्क क्या है। मैं आपको यहाँ पे एक लाइन लगा के दिखा रहा हूँ। इसके अंदर जो फर्क है, इसके अंदर जो डाटा है वो इस तरह जा रहा है। इसके अंदर जो डाटा है वो इस तरह जा रहा है, और इसके अंदर जो डाटा है वो इस तरह जा रहा है। ठीक है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास दो कॉलम्स हैं। ठीक है। एक मेरे पास ये वाई है, और एक मेरे पास जो है एक्स है। ठीक है। अब देखें जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होता जा रहा है, मैं अब एक कलर चेंज करता हूँ। जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे वाई इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही है ना, इसके अंदर देखें, ये लाइन देख रहे हैं। ठीक है। तो मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर मैथमेटिक की बात करें ना, मैथमेटिकली लैंग्वेज के अंदर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे एक कॉलम इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही वाई भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर जो वाई है और एक्स है, जैसे ही एक कॉलम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वैसे ही ये दूसरा कॉलम भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। ओके। अब तीसरा देखें, ये वाई है और ये एक्स है। अब इसके अंदर दोनों डिक्रीज भी नहीं हो रहे, इंक्रीज भी नहीं हो रहे, एक बिल्कुल इस तरह लाइन जा रही है। ठीक है। तो अब देखें, जहां पे दोनों कॉलम्स, ठीक है, एक साथ जो है वो इंक्रीज हो रहे हो, ठीक है, जहां पे दोनों कॉलम्स इंक्रीज हो रहे हो एक साथ, तो इसका मतलब होता है इट हैज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। इनके दरमियान एक ऐसा कोरिलेशन है जो पॉजिटिव भी है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इनके दरमियान एक ऐसा क्या कहते हैं कोरिलेशन है जो स्ट्रॉन्ग तो है, दोनों ही कॉलम नीचे जा रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। और इनके दरमियान जो है वो नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं है भैया, ये वैसे ही चल रहा है। ठीक है। तो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो कॉलम्स का आपस में कितना रिलेशन है, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं दोनों एक साथ तो वो पॉजिटिव है, अगर वो दोनों एक साथ डिक्रीज हो रहे हैं तो वो नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है। कोरिलेशन का मतलब है रिलेशन। और अगर दोनों ही एक दूसरे के पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं जी, भाई हमारे पास कोई कोरिलेशन नहीं। ठीक है। आपको सिंपल मैं बता रहा हूँ, एक चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, हमारे पास एक्स और वाई दो कॉलम है। ठीक है। अगर ये दोनों बोथ, ठीक है, जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ, ठीक है, हम एक की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है। तो वो क्या होगा, इनके दरमियान एक ऐसा रिलेशन है जो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है। अगर ये डिक्रीज हो रही है इन दोनों की वैल्यू, तो काफी ज्यादा नेगेटिव स्ट्रॉन्ग है, नेगेटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है हमारे पास। ठीक है। तो कोरिलेशन हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक सिंपल सी बात, जैसे मैंने आपको ये बना के दिखाया, यहाँ पे देखें। अब इस कॉलम की तरफ देखें, ये वाले कॉलम की तरफ, ठीक है, ये वाले ग्राफ की तरफ। इसके अंदर जब जैसे ही एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैसे ही वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो दोनों इंक्रीज हो रही हैं तो हम कहेंगे भाई इट हैज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन या कोरिलेशन, रिलेशन या कोरिलेशन जो मर्जी कह लें। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और इसकी वैल्यू भी जो है वो डिक्रीज हो रही है, एक्स की भी और वाई की भी। अब चूंकि डिक्रीज हो रही है तो इनके दरमियान नेगेटिव रिलेशन है, डिक्रीज होगी तो नेगेटिव है, जो इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव है। और चूंकि काफी दोनों एक साथ हो रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगा इनका। ठीक है। और इसके अंदर देखें, कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, जैसे थे वैसे ही रह रहे हैं, तो इसके दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है।
समझ आ गई है। अगर लेट से मैं यहाँ पे आता हूँ आपको, हीट मैप से पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, डाटा का एक कॉलम है, डाटा का कॉलम है जी फेयर। ठीक है, इसका जो मैं कोरिले बल्कि डाटा का जो कॉलम, बल्कि फेयर से ही करते हैं। ठीक है, फेयर डॉट कोर या कोरिलेशन, और इसके अंदर मैं एक कॉलम दे दूंगा जी, डाटा का कॉलम सर्वाइव। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करूंगा तो एज से मुझे एक वैल्यू मिलेगी, और इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो -1 से लेके 1 के दरमियान होगी। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही 0.25 आ रही है, मतलब कि इसके दरमियान ज़्यादा अच्छा कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो किराया ज़्यादा था ये डिपेंड नहीं कर रहा सर्वाइवल से। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये वाला कॉलम लिखता हूँ, कॉलम का नाम गलत हो गया। ठीक है, अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो लेट्स से क्या आंसर आता है। ओके जी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इंट के अंदर नहीं है, तो हम इसके अलावा कौन सा यूज कर सकते हैं, पी क्लास कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये चीजें हम बाद में देखेंगे। अब देखें, जो पी क्लास है, ठीक है, उसका जो कोरिलेशन आया वो नेगेटिव के अंदर आया। मतलब पी क्लास तो बिल्कुल ही डिपेंड नहीं कर रही ना कि पैसेंजर बिजनेस क्लास के अंदर बैठा था, इकोनॉमी के अंदर बैठा था, किसके अंदर बैठा था। ठीक है, वो तो डिपेंड ही नहीं करता सर्वाइवल से। ठीक है, तो कोरिलेशन हमें बताता है कि भैया दो कॉलम्स का आपस में कितना रिलेशनशिप है। ठीक है, और ये जो है ये हीट मैप है। ठीक है, और हीट मैप के जरिए हम कोरिलेशन देख सकते हैं। इसी कोरिलेशन को हम इस मैप के अंदर देखेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉलम्स के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, और एक चीज आपको बता दूं कि कॉलम, एक कॉलम का उसके उसी अपने कॉलम के साथ जो कोरिलेशन होता है वो 1 होता है। जैसे फेयर का, इस फेयर के साथ देखें 1 है, पैसेंजर क्लास का पैसेंजर क्लास के साथ 1 है, क्योंकि एक कॉलम है तो भाई ऑब्वियसली सेम ही होंगे ना। सर्वाइव का सर्वाइव के साथ जो है वो सेम है। अब देखें, यहाँ पे दिया हुआ है जो डार्क साइड है उसका मतलब है कम कोरिलेशन, और जो ब्राइटर साइड है उसका मतलब है अच्छी कोरिलेशन। तो मतलब यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है जी, जो फेयर है किराए का, पैसेंजर क्लास से जो कोरिलेशन है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा है। ठीक है, और जो फेयर है इसका सर्वाइवल से काफ़ी मतलब कि 0.4 तक आ रहा है। तो इस तरह करके जो है वो हम हीट मैप को रीड करते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ कि हमने जो है वो हीट मैप को पढ़ा है। और मेरे ख्याल से ये सारे का सारा जो हमने मल्टीवेरिएट यूनिवेरिएट एनालिसिस किया है, अभी शायद आपको अच्छी समझ ना आए। मेरे बताने से हो सकता है कि मेरे समझाने में भी थोड़ी सी जो है वो हो रही हो, या नेट का इशू हो। लेकिन जब आप खुद अपने हाथों से करेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपने हर चार्ट को समझने की कोशिश करनी है, हर ग्राफ को देखना है कि उसका मतलब क्या है। जब आप इस तरह पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी और आपको अच्छा तरीके से पता चलेगा। ठीक है, आपने देखा कि हमने एक टाइटैनिक डाटा सेट लिया और उसके अंदर से हमने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो एनालिसिस किया, जो कि हमें इस तरह देखने से पता नहीं चल रहा था। ठीक है, हमने न्यूमेरिकली देखा, एनालिसिस किया, हमने जो है वो चार्ट्स बना के एनालिसिस किया। कोरिलेशन फाइंड करने का जो है वो आइडिया फायदा ये होगा, हमें पता चलेगा कि एक जो कॉलम है वो दूसरे पे कितना डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ओके, एक कॉलम अगर जो है वो जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला, लेट्स से जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ पे सर्वाइव और फेयर का काफ़ी ज्यादा है। मैं यहाँ पे वैल्यू देखें -0.33, मतलब -0.33 है किसी और कॉलम की, मैं फेयर की निकालता हूँ तो ये देखें 0.25 हो गई है। ठीक है, अब मुझे क्या पता चलेगा यहाँ से कि यार ये जो फेयर है ना, ठीक है, फेयर ये वो ऐसा कॉलम है, ठीक है, जिसका कोई ना कोई ताल्लुक है सर्वाइवल से। ठीक है, मतलब जिसने किराया ज्यादा दिया हो सकता है कि उसका कुछ ना कुछ सर्वाइवल ज्यादा हो। ठीक है, उसको अच्छी सिक्योरिटी मिली हो या कुछ भी इस तरह का, मतलब ये मुझे बता रहा है ज्यादा नहीं, लेकिन 25% ताल्लुक है इसका। तो ये वाला कॉलम जो है मुझे ऐड करना चाहिए अपने जो है वो इनपुट्स के अंदर। ठीक है, इसके बरअक्स जो मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ था पी क्लास, ठीक है, इसकी जो आ रही है वो 0.33 आ रही है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि भाई इसका तो सर्वाइवल के साथ ताल्लुक ही नहीं है। तो अगर मैंने सर्वाइवल प्रेडिक्ट करना है
तो मैं पैसेंजर क्लास को क्यों ऐड करूंगा अपने इनपुट्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें बताता है, ये आहिस्ता आहिस्ता आप सीखेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको अच्छे से जो है वो चीज़ें समझ आएंगी जब हम पहला मशीन लर्निंग मॉडल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? हाँ हाँ, आप कैटेगोरिकल डाटा को जो है वो इंटीजर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। और हम ये जो है वो अगली क्लास के अंदर करेंगे, आप टेंशन ना लें। ये हम सारा कुछ करने वाले हैं। जब तक वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, तो तब तक जो है वो आप उसे प्रोग्राम के अंदर ऐड नहीं कर सकते। आपने 5 दिन क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए आपने जो है वो 1-2 दिन के अंदर ये चीज़ें अच्छे से करनी है, ठीक है। टाइटैनिक डाटा सेट के अंदर आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना है, ठीक है। और मैं आपको जो है वो ग्रुप के अंदर मल्टीपल जो है वो असाइनमेंट्स दूंगा, ठीक है। आपने वो करनी है ताकि आपको पता चले। आप टेंशन ना लें, आपको 5 दिन बिजी रखना है, बेफिक्र रहें। आपको ग्रुप में काम आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो काम है ये आपने मस्ट करना है। हम्म। कोई इशू तो नहीं है आपको? अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। एनी इशू? ओके, चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। आपको आज रात तक जो है वो रिकॉर्डिंग और आपका जो काम है नेक्स्ट 5 डेज के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना पहला मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो ट्रेन करेंगे। इससे आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए फरहान, वहाँ पे आपको जो है ना लाइव क्लासेस नहीं मिलनी। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी, ठीक है। और यूट्यूब पे मेरे ख्याल से ऐसा कोई कोर्स नहीं है, मैंने बड़े ढूंढे थे, मुझे तो नहीं मिला। मैंने तो फिर कोर्सेरा से किए थे। मशीन लर्निंग के रिलेटेड यूट्यूब पे कोई अच्छा कोर्स नहीं पड़ा हुआ। वो एक है कोड विद हरी का, लेकिन उन्होंने जो है वो पेड कर दिया है डेटा साइंस का। मसला ये है। देखिए मैं एमएल इंजीनियर भी हूँ, मैं एनएलपी इंजीनियर भी हूँ, कंप्यूटर विजन भी है, ठीक है। और सारी की सारी जो है ना मेरी फील्ड भी हैं। मुझे ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स हो गए हैं। ये जो मैं आपको काम करवा रहा हूँ, ये मैंने आज से 2-2.5 साल पहले किया था। उसके बाद मैंने इसके हाथ नहीं लगाया। आजकल जो काम है वो आपको पता है मॉडर्न एआई है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसको सीखने के लिए आपको ये आना लाजमी है। अगर आपको बेसिक नहीं आ रही तो आप समझेंगे आपको कुछ नहीं आता। मैं जॉब नहीं करता, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी है जॉब पे। और वैसे भी अभी स्टडी कर रहे हैं तो जॉब नहीं होगी। आपको क्या बनाना है बताएं, बना देते हैं, मसला ही नहीं है। इवन अभी भी जो है वो एक क्लाइंट का मैसेज आया था, कॉल आई थी बल्कि उनकी। मैंने उन्हें कहा कि मैं आधे घंटे बाद मैसेज करूंगा आपको। तो फ्रीलांसिंग की तरफ आए हैं, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम है। और जो मसला ये है ना कि आप जॉब करेंगे तो आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग के अंदर डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन ही काम करता हूँ मैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मीटिंग एंड होने वाली है, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ओके ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।